गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी यूट्यूबर्स का दोबारा से अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने क्या पढ़ाई की थी, उसकी कंजंक्शन की। तो मैंने कंजंक्शन के बारे में बताया था कि कंजंक्शन होता क्या है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं और कंजंक्शन के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। साथ में कंजंक्शन की एरर के बेस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दोनों टाइप के बताए थे कि किस टाइप से कंजंक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। बीटीसी 4th सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बिहाफ पे मैंने आपको बताया था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मान के चलो हम यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो इंग्लिश का जो लेवल होगा वो थोड़ा अलग होगा और जो आप ये 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दोगे बीटीसी का, इसका थोड़ा अलग होगा। तो इसलिए अभी तक जो आपकी क्लास हुई है कंजंक्शन की, उसमें हमने क्या किया है, अभी आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को देखते हुए उसके पर्सपेक्टिव में ये वीडियो तैयार की है। जब हम यूपी टेट या सी टेट के पर्सपेक्टिव में स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक को और क्लियर करेंगे और डीपली पढ़ेंगे। हर एक कंजंक्शन की जो यूज़ है या उसके सेंटेंसेस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने कराएंगे। साथ में उसके प्रैक्टिस जो सेट होंगे वो भी बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। तो मुझको उम्मीद है कि आप सभी को कल की क्लास समझ आई होगी, कंजंक्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आपका। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नेम है टेंस। आज पढ़ेंगे हम टेंस। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है इंग्लिश के अंदर। इसमें से आप ये समझ लीजिए कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें से इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। चाहे वो बीटीसी का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, टेट हो या सुपर टेट हो, तो इसमें से हमको टेंस में से 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतने उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा। साथ में जब ये हमारा टेंस का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो हमने कल क्लास की थी कंजंक्शन, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और साथ में टेंस के भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर में। इसी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ टेंस की। सबसे पहली चीज़, अब इसमें भी वही है कि हमको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई एरर बेस आ सकते हैं, एरर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमको दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस है वो समझने हैं कि एरर बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसी के साथ अब टेंस को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। टेंस होता क्या है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और इसके टाइप्स और उसके यूजेस सब एक एक स्टेप करके स्टेप वाइज हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, ये टेंस होता क्या है। पहली चीज़ हमने पढ़ा होगा टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। पढ़ा है कि टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक टेंस और एक सेंटेंस। ये भी नाम सुना होगा, टेंस और सेंटेंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस क्या होता है, हमने कोई भी सेंटेंस लिखा कि आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, क्या है ये, एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें किस टाइप का टेंस यूज़ हुआ है, कौन सा काल यूज़ हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, पास्ट हुआ है या फ्यूचर हुआ है, वो डिपेंड किस पे करता है, टेंस पे। मतलब जो टेंस होता है वो जो डिनोट करता है, डिनोट का मतलब जो दिखाता है, डिनोट करता है ये टाइम को, ये डिनोट करता है किसको, टाइम को।
ये डिनोट करता है टाइम को। तो जो ये टेंस होता है, इस टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या पीरियड्स में, इसको 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, 3 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टेंस को। जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, पास्ट। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट। और ये होता है फ्यूचर, थर्ड होता है फ्यूचर। ये मैंने प्रेजेंट बीच में ही क्यों लिखा है, भाई फर्स्ट तो प्रेजेंट होता है, सेकंड पास्ट होता है, थर्ड क्या होता है, फ्यूचर होता है। बट इसमें एक क्या होता है, रिलेशन होता है। कैसा, जो प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान, और इसके आगे हम टेंस लगा देंगे, टेंस लगा देंगे मतलब प्रेजेंट टेंस, तो इसका मतलब वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट के आगे टेंस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। और जो ये फ्यूचर है इसको क्या लिखेंगे हम, भविष्यकाल। जो ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो ये हमारे टेंस के 3 भाग हो गए, पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। अब ये देखिए इसमें रिलेशन क्या है। जो प्रेजेंट टेंस है, जो वर्तमान है, जो फिलहाल अभी टाइम चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। इससे पहले जो समय रहा होगा, जो बीत चुका, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट। अब प्रेजेंट के बाद, मतलब प्रेजेंट के बाद जो समय आएगा उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर। चीजें समझ आई क्या होता है। सबसे पहले क्या बताया गया इसमें कि टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में बेसिकली क्या बोलते हैं, काल। और टेंस डिनोट करता है टाइम को, मतलब टेंस क्या होता है, एक समय को प्रदर्शित करता है, समय को प्रदर्शित करता है। जो ये डिनोट कर रहा है समय को, इसके हमने 3 पीरियड्स या 3 पार्ट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, 3 भाग हमने ले लिए। मतलब जो टेंस होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड फ्यूचर। तो जो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस से जो पहले टेंस रहा होगा, जो पहले समय रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, पास्ट, मतलब भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका, जो चला गया, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। जो फिलहाल, जो अभी का समय जो चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वर्तमान। थर्ड लास्ट वाला क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल, मतलब जो अभी समय जो चल रहा है फिलहाल के टाइम में, प्रेजेंट, इसके बाद जो टाइम आएगा उसको क्या बोलेंगे, भविष्य काल। तो ये चीजें थी टेंस के बारे में थोड़ा सा, कि टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं और कितने इसके कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, या फ्यूचर टेंस क्या होता है, पास्ट क्या होता है और प्रेजेंट क्या होता है। जैसे ये हमारे पास ये वाला, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये क्या है, 3 आए हैं। ये तीनों जो पीरियड्स है, मतलब जो ईच पीरियड हैज 4 पार्ट्स, समझ आया। मतलब जितने भी पीरियड्स है ये 4 पार्ट्स या कैटेगरीज, मतलब जितने भी ये पीरियड्स हो गए, फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट, सेकंड क्या है, सॉरी फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट और थर्ड फ्यूचर। तो जो ये तीनों हैं, इनके हर एक के 4 क्या होगी, कैटेगरीज होगी। हर एक टेंस की 4 कैटेगरीज होगी। फर्स्ट, मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी होती है इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड कैटेगरी होती है इसकी कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होती है परफेक्ट, क्या, परफेक्ट। और फोर्थ क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
समझ आया क्या होता है? ये जो 3 भाग लिखे हैं मैंने, 3 पीरियड्स लिखे हैं टेंस के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो ये 3 भाग के 3 पीरियड्स के हर एक पीरियड के 4 कैटेगरी होगी। पहले इंडेफिनिट, दूसरी कॉन्टिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का मतलब होता है हैबिचुअल। हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब क्या होता है? जो हमको हैबिट है, जो हम डेली रिपीट करते हैं, रिपीटेड भी बोल सकते हैं इसको, रिपीटेड। जो बार बार कोई चीज हम डेली डेली करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हैबिचुअल। तो जो भी हैबिचुअल चीजें आएगी, जो भी हैबिट की चीजें आएगी, वो किस में आएगी? इंडेफिनिट में। दूसरी कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है जो साथ के साथ चल रहा है। मतलब अब देखिए, प्रोग्रेसिव का मैं एग्जांपल से समझूं। जैसे मैं एक किताब लिख रहा हूं, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मैं अभी तक किताब कंप्लीट नहीं की, मतलब वो प्रोग्रेस में है, चल रही है, अभी कंप्लीट मैंने उसको लिखी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव का अर्थ है जो कंटिन्यूअसली चीज़ें चल रही है, मतलब अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई है। तो फर्स्ट क्या हुआ? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हैबिचुअल चीज़ आएगी। हैबिचुअल एग्जाम्पल से यदि मैं समझाऊं तो मैं बोल दूं कि मैं डेली रोज़ाना स्कूल जाता हूं, तो मतलब क्या है? मेरी वो हैबिट बनी है। मैं डेली कहाँ जाता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो मेरी वो क्या बनी हुई है? हैबिट। तो मेरी जब हैबिट बन गई तो वो हैबिचुअल चीज़ें आ गई। हैबिचुअल जब चीज़ें आ गई तो वो हमेशा किस में बनेगी? इंडेफिनिट में। ये चीज़ें याद रखनी है। दूसरी कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव बताया मैंने। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें साथ के साथ चल रही है, मतलब जो अभी ख़त्म नहीं हुई है। थर्ड परफेक्ट, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य एक तरह से, मतलब प्रीसीडिंग एक्शन क्या होते हैं? जो हमारे कार्य अभी खत्म हुए हो, जस्ट अभी खत्म हुए या होने वाले हो। मतलब प्रीसीडिंग का मतलब होने वाला हो या हो चुका हो। कोई भी काम है, मैं बोलने लगूँ, एग्जांपल दूं कि मैं स्कूल से आ चुका हूँ। आ चुका हूँ का मतलब क्या है? कि मैं घर पे हूँ, स्कूल से वापस आ गया हूँ। तो आ चुका हूँ, वो कार्य क्या हो गया? वो जो वर्क है, वो जो एक्शन है, वो कंप्लीट हो गया। तो एक्शन कंप्लीट के लिए हम किस में यूज करेंगे? परफेक्ट में। लास्ट ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो ये लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें काफ़ी चीज़ें आती है। इसमें हमको एग्जाम्पल भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। मतलब जो चीज़ें हैं, जो कार्य हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगी, होने वाली होंगी, होने वाली होंगी एक तरह से। ठीक है। जो ये 4 मैंने पार्ट्स बताए हैं, कैटेगरीज बताई है, वो किसकी बताई है? हर एक पीरियड्स की, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। तो जब एक टेंस की 3 पीरियड्स हो गए, कितने हो गए? 3 पीरियड्स हुए। और हर एक पीरियड्स की कितनी कैटेगरी है? 4। तो टोटल कितने हो गए? 12। भाई 1 2 3, ये क्या है? 3 पीरियड्स है और हर एक पीरियड्स की 4 कैटेगरीज है। तो 3 × 4 = 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो टेंस आएंगे वो कितने आएंगे? 12। जो वे 12 टेंस होंगे उसको हम एक एक भी पढ़ सकते हैं और उसको कोरिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो क्या होगा कि हर एक टेंस को मैं अलग अलग पढ़ाऊं या उसको कोरिलेट करके पढ़ाऊं। मैं आपको एक एक टेंस पढ़ाऊं कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो 12 जो टेंसेस होंगे, इसको पढ़ने में जब आप ये कंप्लीट हो जाए, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन पैदा होगा थोड़ा सा कि कौन से में क्या यूज़ किया था। तो मैं ऐसा ना करके आपको इसमें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा। कोरिलेट करने का मतलब मैं इंडेफिनिट टेंस को परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ करूंगा। मतलब मैं हर एक पीरियड्स का, मतलब जैसे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट एक साथ पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट एक साथ पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट एक साथ पढ़ाऊंगा, और बाकी जो ये बचे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये कितने हो गए, 2 पास्ट के हो गए, 2 प्रेजेंट के हो गए और 2 फ्यूचर के हो गए। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट 2, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट 2 और फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट 2। तो 6 टेंस को तो मैं इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा। अब बचे कितने, 6 टेंस और बचे। इन 6 टेंस को मैं एक साथ कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि इसमें कॉन्टिन्यूअस सबसे ज़्यादा जो आएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस ये 2 हो गए, और 3 हमारे क्या पीरियड्स। तो 6 जो टेंसेस हो गए कॉन्टिन्यूअस वाले, वो मैं उनको एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ अब आपको ये चीज़ें समझ आई हो तो मैं इसको आगे स्टार्ट करूं। चलो थोड़ा आगे इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि टेंसेस होते क्या है, या जितने मैंने ये टाइप्स पढ़ाए हैं इनको यूज़ कैसे करना है, और इनके एग्जाम्पल्स हर एक चीज़ देखनी है कि हम इनको कैसे कैसे सोल्व करेंगे अच्छे से। सबसे पहली चीज़, इसके टाइप्स पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये टेंसेस का जो चैप्टर होता है ये बहुत वाइड है। तो लेकिन इसको समझना, यदि एक बार आपकी समझ में आ गया तो उसके बाद ये कुछ नहीं है। बहुत सिंपल टेंस, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको ध्यान देना है इसकी वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब पे। क्यों, आपके बीटीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मोस्टली कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक तो वर्ड होता है इंटरचेंज और एक वर्ड होता है इंट्राचेंज। ठीक है, ये इनका मतलब क्या होता है। अभी जो टेंस का हमारा टॉपिक है उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड पर रखते हुए मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ आए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बीटीसी के। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है और इंट्राचेंज का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमारे पास सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड निगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं जिनको, निगेटिव जिसमें नॉट यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें हम इंटेरोगेटिव वर्ड लाइक व्हाइल, व्हेन, हाउ, वेयर एक्सेट्रा ये हम यूज करते हैं। तो इनको इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आपका यो इंटरचेंज और इंट्राचेंज क्या होता है। इंटरचेंज होता है कि क्वेश्चन दे दिया कि असर्टिव को निगेटिव में चेंज करो, या असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करो, या निगेटिव को असर्टिव में चेंज करो। इन तीनों को आपस में यदि चेंज कराएगा, असर्टिव को निगेटिव में, निगेटिव को असर्टिव में, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। और इंट्राचेंज किसको बोलते हैं, जब टेंस चेंज कराएगा।
टेंस चेंज कराएगा। टेंस चेंज कराने का मतलब हमारे पास क्या था, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही तो थे टेंस। तो जब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कराएगा या पास्ट को प्रेजेंट में चेंज कराएगा, तब क्या होगा, तब उसको बोलेंगे इंट्राचेंज। ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होता है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें हमेशा जो क्वेश्चन देखने को अभी तक मिले हैं वो इंट्राचेंज के मिले हैं। ठीक है, इंट्राचेंज के देखने को मिले। इंट्राचेंज में क्या होगा कि प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को प्रेजेंट में, इसमें चेंज करने को सारे क्वेश्चंस जो आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, प्रेजेंट को पास्ट में या पास्ट को प्रेजेंट में। तो ये होता है इंट्राचेंज। समझ आ गया। तो ये दोनों वर्ड समझ आए, इंटरचेंज और इंट्राचेंज। आपके जो सिलेबस है, जो आपका बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसमें बेसिकली जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो रिलेटेड होंगे मोस्टली किससे, इंट्राचेंज से। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए मैंने बीच में इसलिए बताया कि ताकि आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है टेंसेस, कि टेंस को कैसे सोल्व करने हैं, टेंस के जो एरर आती है या फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो कैसे करने। टेंस इज यूज्ड डिपेंड्स ऑन टाइम, एक्शन एंड एडवर्ब। ये मैंने क्या लिखा है, ये लाइन समझ लीजिए। पहले मैंने लिखा है जो टेंस का जो प्रयोग होगा वो डिपेंड्स करेगा किस पे, टाइम पे, एक्शन पे और एडवर्ब पे। ये मैंने क्यों लिखा है कि जो आपके जो सेंटेंस आएगा, कई बार क्या होता है सिर्फ एडवर्ब से ही पता लग जाएगा कि ये टेंस ठीक है या गलत है। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान कहाँ देना है, एडवर्ब पे। एडवर्ब, थोड़ा सा एडवर्ब के बारे में बताऊं तो एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है भाई, एडजेक्टिव किसके विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब किसकी बताते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव की बताते हैं। ठीक है, जो एडजेक्टिव से भी पहले यूज होते हैं उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब कुछ वर्ड्स होंगे जो जब मैं बताना स्टार्ट करा है तो इसको आगे लेके जाऊंगा धीरे धीरे स्टेप वाइज। जब हम पढ़ेंगे टेंसेस को तो आपको समझ आएगा कि एडवर्ब होते क्या है या कौन कौन से वर्ड एडवर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, टेंस यूज होगा किस पे, डिपेंड करेगा उसका यूज, टाइम पे, एक्शन पे, मतलब कौन सा टाइम चल रहा है, क्या एक्शन हो रहा है और कौन सा एडवर्ब हम उसमें यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लिखी है, ये आगे समझ आएगी जब मैं एग्जाम्पल कोई लिखूंगा तब समझ आएगी कि हाँ टाइम, एक्शन एंड एडवर्ब इस पे डिपेंड्स करता है टेंस का यूज। तो टेंस को पढ़ने से पहले मैं छोटी सी एक चीज और बताना चाहूंगा। ये टाइम, भाई मैंने टाइम लिखा है, ये टाइम होता क्या है। ठीक है भाई, हमारे पास बेसिकली टेंस के अंदर जो टाइम होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेकंड को बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन, ये वर्ड मैंने कहाँ पे लिखा था, टाइम एक्सप्रेशन, ये वर्ड मैंने लिखा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। मैंने लिखा था पहले कि ये लिखा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने लिखा था टाइम एक्सप्रेशन। उस टाइम पे बताया था कि आपको समझ आएगी कि ये टाइम एक्सप्रेशन होता क्या है। तो ये टाइम एक्सप्रेशन टाइम का एक पार्ट है। हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और एक टाइम एक्सप्रेशन हो गई। अब देखो, जो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये क्या होता है, डिनोट्स पर्टिकुलर टाइम, डेट, मंथ एंड ईयर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ये किसको डिनोट्स करता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम को, डेट को, मंथ को या ईयर को।
मैं एग्जाम्पल से यदि समझाऊं तो आपको, जैसे मैं कहने लगूं at 2 PM, क्या बोला, पर्टिकुलर टाइम हो गया, ये PM लगा है तो इसका मतलब दोपहर के 2 बजे होंगे, तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर टाइम है। तो पर्टिकुलर टाइम डेट की यदि मैं बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को, ये भी एक पर्टिकुलर डेट है भाई। डेट का क्या मतलब होता है, तारीख, तो 15 अगस्त क्या एक पर्टिकुलर डेट है। मैं मंथ की यदि मैं बात करूं इन, अब जैसे अब क्या, कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, तो इन सितंबर। एंड लास्ट का क्या, ईयर, तो ईयर के लिए मैं क्या यूज कर सकूं, 2021, ठीक, 2021। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो डिनोट्स किसको करता है, टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को, डेट को, मंथ को और ईयर को। ये मैं इतनी चीजें बता रहा हूं आपको, जब मैं टाइम एक्सप्रेशन बताऊंगा तो उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और ये टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। ये मुझे बताने का मेरा पर्पस क्या है। जितने भी आपके क्वेश्चन है लास्ट में, जैसे वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप बिना देखे लास्ट में सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन समझ जाओगे, टाइम एक्सप्रेशन होती क्या है। आप 1 सेकंड नहीं लगाओगे और उस क्वेश्चन को, उस सेंटेंस को आप ठीक कर लोगे। तो अब जैसे मैंने लिखा है डिनोट्स पर्टिकुलर टाइम, डेट, मंथ और ईयर। अब चीजें समझने की है टाइम एक्सप्रेशन, इसे मैं बीच में 1 सेकंड के लिए रोक के बताता हूं बीच में टाइम एक्सप्रेशन, कि टाइम एक्सप्रेशन होता क्या है। बेसिकली ये क्या होता है, कोई भी टाइम यदि फॉर एंड सिंस से यदि स्टार्ट हो, मतलब एक तरह से यदि मैं बोलूं एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम, जो टाइम के साथ हमारा जो एक्शन चल रहा है वो टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम, मैं इसकी एक पहचान बताऊं, मतलब रिकॉग्नाइजेशन यदि मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें फॉर ऑब्लिक सिंस के बाद टाइम दिया रहता है। मतलब जो ये 2 वर्ड लिखे हैं ना मैंने, फॉर और सिंस, ये फॉर और ये सिंस, ये 2 वर्ड हमारे टाइम एक्सप्रेशन होती है। टाइम एक्सप्रेशन हमारे होते हैं सिर्फ फॉर और सिंस, ठीक है। जो ये फॉर होता है, ये मैंने जो लिखा है ना कि फॉर, जो ये फॉर वर्ड लिखा है ये यूज होगा, और जो ये सिंस है, फॉर तो होगा इंडेफिनिट टाइम के लिए, इंडेफिनिट टाइम, और जो सिंस होगा ये होगा डेफिनिट टाइम, ठीक है। ये इंडेफिनिट टाइम और डेफिनिट टाइम क्या होता है भाई, इंडेफिनिट टाइम क्या होगा, अनुमानित, मतलब जो हम अनुमान लगा रहे हैं हमको एग्जैक्ट नहीं पता, और डेफिनिट क्या हो गया, जो हमको पक्का पता है कि हाँ ये टाइम फिक्स है। तो अब टाइम एक्सप्रेशन तो सिर्फ 2 वर्ड के साथ चलती है, फॉर एंड सिंस, और ये जो फॉर एंड सिंस है ये मीनिंग देगा कहीं का, से का, ठीक है, इसका मीनिंग आएगा से। अब मैं इतनी चीजें आपको समझा रहा हूं, सिर्फ ये कंप्लीट होने के बाद आपके सेंटेंस टेंस शुरू होंगे, और उसमें बहुत जल्दी जल्दी कवर अप होता चलेगा हर एक पार्ट्स इनके। थोड़ा सा ये इसलिए समय लग रहा है ताकि आपको टेंस बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो जैसे कि ये एक्शन गोइंग ऑन बताया मैंने कि विद टाइम, तो टाइम एक्सप्रेशन में सिर्फ फॉर और सिंस आएगा और मीनिंग देगा वो से का। ये चीज समझो कि टाइम एक्सप्रेशन जो होगा वो सिर्फ कब होगा, जब फॉर और सिंस होगा और इसके बाद कोई टाइम दिया होगा, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बताया ना कि पर्टिकुलर टाइम होता है, तो फॉर और सिंस के अलावा, मतलब फॉर और सिंस के अलावा, फॉर और सिंस के अलावा कुछ भी टाइम होगा, कोई भी टाइम होगा, उस टाइम को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है।
इसलिए मैंने टाइम एक्सप्रेशन इसको बीच में रोक के इसलिए समझाया कि फॉर एंड सिंस के अलावा कोई भी टाइम आएगा, कुछ भी टाइम होगा, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि इंडेफिनिट टाइम क्या होता है। इंडेफिनिट टाइम होता है, मैं एक एग्जांपल से यदि मैं बताऊं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर एन आवर, एक घंटे से। एक घंटे से का मतलब क्या होता है, हमको नहीं पता कि कौन सा घंटा है, वो एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, एग्जैक्ट घंटे का नहीं पता कि वो कौन सा घंटा है, बट मैं डेफिनेट टाइम की यदि मैं बात करूं तो लिख दूंगा सिंस 2009, मतलब एग्जैक्ट टाइम पता है, एग्जैक्ट हमको क्या पता है, सन ईयर पता है कि 2009 से, एग्जैक्ट पता लग गया ना कि 2009 से, लेकिन इसमें इंडेफिनिट में हमको ये नहीं पता लगा कि ये कौन से घंटे की बात कर रहा है। तो सिर्फ मुझको जो बताना था, सिर्फ सिंपल सी ये चीज़ बतानी थी कि भाई टाइम दो तरह के होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होगा, जब फॉर और सिंस आएगा। सिर्फ इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें सिर्फ ये है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें फॉर और सिंस दिया होगा, इसका मीनिंग से आएगा, मतलब फॉर और सिंस का जो मीनिंग आएगा उस सेंटेंस के अंदर वो से आएगा, और फॉर आएगा इंडेफिनिट टाइम के लिए और सिंस आएगा डेफिनिट टाइम के लिए। और फॉर और सिंस के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन दे दे, कोई भी प्रीपोजिशन, ये जो एट है, जो ये ऑन है, ये जो ये इन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन ही तो है। तो फॉर और सिंस के अलावा कोई सी भी प्रीपोजिशन दे दे, वो सारा टाइम क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी चीज़ें कि टाइम के दो पार्ट्स होते हैं, कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। चलो थोड़ा आगे देख लेते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं टेंस को। क्यों, हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो टेंस ही है कि भाई टेंस के कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है, और जल्दी से जल्दी हम उसको सोल्व कर ले। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो हम टेंस पढ़ेंगे, मैं इंडेफिनिट और परफेक्ट इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं इनको मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। मैं इधर बात करता हूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट तो ये हो गया मेरे पास। सेकंड मैं बात करता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इधर मैं यूज कर लेता हूं पास्ट, इधर मैं पास्ट की बात कर लेता हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। या एक काम कर लेते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इस तरफ ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ आ जाएगा ही। इधर तो हो गया क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक तरफ हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी के साथ ये सेकंड हो गया, ये थर्ड होगा, और ये फोर्थ होगा। फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इधर क्या होगा, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया, अब क्या बचा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इधर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैंने कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके तीनों पार्ट लिख दिए टेंस के। ये
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम इनको समझना कैसे है, क्यों क्वेश्चन जो आएंगे वो इंटरचेंज के आएंगे। सिर्फ हमको क्या समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। भाई हमको जो चेंज करना होता है वो हेल्पिंग वर्ब में ही तो चेंज करना होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है, इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज या आर या एम, यही तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं भी आपको दिखेगा तो उसमें एक आईएनजी जरूर लगा मिलेगा। जिस सेंटेंस के अंदर आपको आईएनजी लगा दिखे इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर या एम, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे, आईएनजी। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, वॉज या वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। इसी तरीके से जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा इसमें हम क्या यूज करेंगे, विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है। ठीक है, क्यों, इसी से इंटरचेंज के जो क्वेश्चन है वो इसी से होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस दे देगा कि आई एम राइटिंग ए बुक, मतलब मैं एक बुक लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए बुक। वो कहेगा कि इसको चेंज करो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब जो एम लगाया है मैंने, एम लगाया वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लगाई है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमको चेंज कहीं में करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमको ये देखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, वॉज या वर। तो फिर देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर। बस एम की जगह वहां क्या लगा देंगे, वॉज, और एज पूरा सेंटेंस एज इट इज, आई वॉज राइटिंग ए बुक। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने चेंज किया है तो इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, ताकि आपको समझ आए कि हम हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें हम यूज करेंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से पास्ट है तो इसमें क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। चीजें समझ आई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखने वाली बात यह, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम क्या यूज कर रहे हैं, बीन। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब भी आएगा तो बीन यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो मैंने ऑलरेडी बताया है कई बार कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आईएनजी जरूर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बस अब जैसे प्रेजेंट टेंस है, अब देखो जैसे प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल इज, आर या एम या हैज यूज किया हुआ है इधर। पास्ट है तो ये तो वॉज या वर, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज किया हुआ है। इधर फ्यूचर में विल बी यूज किया है तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन यूज किया हुआ है। मतलब जहां भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें बीन जरूर आएगा। क्यों, एक बार बीटीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल बीन फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ था। ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स में बीन छोड़ रखा था, बस ये फिल करना था कि आएगा क्या। तो उसी को देखते हुए मैंने ये चीज़ बताई है कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें बीन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, ताकि आपको समझ आए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, इज, आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यदि मैं बात करूं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब वोज या वर आ जाएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सब में चलेगा ही। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो विल बी या शैल बी आएगा। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई हो तो मैं आगे कुछ इसके एग्जांपल्स करा देता हूं। तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से देखना है कि ये इज, आर, एम कहां पे यूज हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही समझ जाना कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उसके बाद इज, आर, एम दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, वोज या वर दे रहा है तो पास्ट की बात कर रहा है, और विल बी या विल की बात कर रहा है तो फ्यूचर की बात हो रही है। और इंट्राचेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंट्राचेंज के इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्या करेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करा देगा। ठीक है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करा देगा। तो ये आप साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल्स समझेंगे, एग्जाम्पल्स से और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कराने से पहले मैं एक थोड़ा सा एक चीज़ लिख देता हूं। कहीं पे भी आपको टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, कहीं पे भी आपको टाइम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस मिले। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस मिले मतलब उसमें आईएनजी लगा हो, टेंस के अंदर आईएनजी लगा हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब यही तो है कि उसमें आईएनजी लगा होगा। कहीं पे भी किसी भी टेंस के अंदर आपको आईएनजी दिखे प्लस साथ में फॉर या सिंस मिले उसी सेंटेंस के अंदर, मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको या तो मतलब साथ में आईएनजी दिखेगा और आईएनजी के साथ साथ आपको फॉर या सिंस पक्का मिलेगा, और वो मीनिंग देगा किसका, से का। वो से का मीनिंग देना चाहिए। ठीक है, क्यों, फॉर जो है के लिए के भी यूज होता है, फॉर मतलब के लिए। तो जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मतलब फॉर या सिंस आ गया और उसने मीनिंग दिया किसका, से का, तो हम इस टेंस को हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। वो जब मैं अब एग्जाम्पल लिखूंगा तब आपके समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन जब तक आपको इसका एग्जाम्पल ना कराऊं तब तक तो नहीं समझ में आएगा। चलो मैं इसका एग्जाम्पल पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, दे विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम। पहला सेंटेंस लिख दिया मैंने, क्या लिखा, दे विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम। अब यही क्वेश्चन
बिल्कुल सेम सेंटेंस मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दे विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी सिंस 2 PM। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया, आपने नोटिस किया हो तो सिर्फ मैंने एक चीज चेंज की है, यहां पे क्या लिखा है एट दिस टाइम और यहां लिखा है सिंस 2 PM। ठीक है, अब ये मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब टाइम के दो पार्ट्स बताए थे, पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन, तो मैंने क्या बताया था, कहीं भी सेंटेंस के अंदर आपको सिंस मिले या फॉर मिले और वो मीनिंग दे रहा हो किसकी, से की, भाई ऊपर मैंने क्या लिखा है कि टाइम एक्सप्रेशन क्या बताया, सिंस या फॉर। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको सिंस दिखे, भाई सिंस मिला है और साथ में इसमें हमें आईएनजी भी लगा हुआ मिला है, मैंने यही तो लिखा है भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, मतलब आईएनजी लगा होना चाहिए। साथ में टाइम एक्सप्रेशन के दो वर्ड बताए कौन कौन से, एक तो फॉर और दूसरा सिंस। तो जब सिंस भी आ गया, आईएनजी भी आ गया, तो ये जो सेंटेंस है वो किस में बदलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में बदलेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, विल का मतलब क्या है, फ्यूचर, विल का मतलब फ्यूचर ही तो है। तो हम इस सेंटेंस को किस में बदलेंगे, इसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल भी तो यूज करते नहीं, वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे यूज करेंगे हम विल हैव बीन। भाई जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आएगी तो बीन यूज होगा, और परफेक्ट की बात हो रही है, भाई चीजें थोड़ा सा ऐसे समझो कि परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज या हैव या हैड आएगा, और कॉन्टिन्यूअस भी लग गया उसके साथ तो बीन आएगा। तो विल तो है ही, प्लस हैव प्लस बीन प्लस स्टडीइंग। तो ये जो नीचे जो ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, दे विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी एट दिस टाइम, तो इसका मतलब जो ये एट दिस टाइम है, यो तो है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने क्या बताया था भाई, इस समय की बात करेगा तो टाइम होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो क्या होगा, फॉर और सिंस के अलावा जो कोई भी कुछ भी समय होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिर्फ सेंटेंस देखते ही पता लग जाएगा। अब ये वैसे तो सेंटेंस देखने में भी लग रहा है कि बिल्कुल सही है, दे विल बी स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी सिंस 2 PM, वे दोपहर के 2 बजे से लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। होंगे का मतलब विल बी, भाई इसका हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो ठीक निकलेगा कि वे 2 बजे से लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, लेकिन गलती किसकी वजह से है, सिंस की वजह। सिंस क्या है, एक टाइम एक्सप्रेशन है, और जब भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे कहीं पे भी आईएनजी, तो हमको उसको कहीं में चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बस ये देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पे विल यूज हो रहा है तो फ्यूचर, यहाँ पे कौन सा है, इज स्टडीइंग होता, सॉरी दे आर स्टडीइंग होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो उसमें क्या कर दे, उसको चेंज कर देते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मैंने लिखी थी ना कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे दे आर स्टडीइंग की जगह आर को हटा के हम क्या कर देते, हैव बीन स्टडीइंग कर देते, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए पहले लिखा था कि टाइम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। क्यों मैंने इसलिए लिखा है, मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो ये जो था ये तो पॉइंट ऑफ टाइम था, और सिंस क्या है, ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन, ये टाइम एक्सप्रेशन है। तो टाइम एक्सप्रेशन की वजह से और आईएनजी लगे होने की वजह से विल बी को हमने चेंज किस में किया, विल हैव बीन। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, एरर की फॉर्मेट में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो क्या करेगा, दे
ये खालिस्तान छोड़ देगा, कहेगा कि इसको फिल करो, स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी सिंस 2 PM। नीचे क्या दे देगा भाई, ING लगा है, ING लगा है तो वो कुछ भी दे सकता है, इसमें ये भी दे सकता है, दे आर भी दे सकता है, दे आर स्टडीइंग, उसमें वर भी दे सकता है। तीसरे में हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, विल हैव बीन यूज किया है, या हैव बीन भी दे सकता है। तो हमको ये चीजें देखनी है कि ये सिंस दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है भाई, ये भी परफेक्ट है, ये भी है, और इसमें फ्यूचर की बात करेगा तो विल हैव आएगा, और सिंपल परफेक्ट की बात करेगा तो हैव बीन आएगा। ठीक है, तो ये जो है, जो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला समझ लो इसको, या कुछ भी मान सकते हो आप, जिसके थ्रू आपको समझ आए कि कभी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंस का बताया, एक मैं आपको फॉर का एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको और थोड़ा सा समझ आएगा कि ये फॉर को कैसे यूज कर रहे हैं टाइम एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ऑल ऑफ अस, हम सभी आर है गोइंग जा रहे हैं टू दिल्ली, दिल्ली फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं साथ में, ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर ए वीक। ठीक है, अब ये देखिए कि मैंने दोनों जगह, मैंने यहाँ पे भी फॉर ए वीक यूज़ किया है समय के लिए, और यहाँ पे भी फॉर ए वीक यूज़ किया है समय के लिए, दोनों जगह फॉर ए वीक ही है। अब सिर्फ क्या समझना है, समझना ये है कि हमें ये इस फॉर में और इस फॉर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं हिंदी में मीनिंग निकाल लूँ तो ऑल ऑफ अस, हम सभी एक सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे इस फॉर का जो मीनिंग आया वो क्या आया, के लिए। समझ आ गया। अब ऑल ऑफ अस, हम सभी आर है प्रिपेयरिंग, मतलब तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, एग्जाम के लिए, फॉर ए वीक, मतलब एक समय से। समझ आया डिफरेंस, दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आया। यहां पे तो फॉर का मीनिंग दे रहा है, फॉर दे रहा है के लिए, और यहां फॉर दे रहा है से। ठीक है, तो जो ये से का मीनिंग दे रहा है, मैंने बताया था ना कि जब भी किसी भी टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर फॉर या सिंस दिखे और फॉर या सिंस के साथ आईएनजी लगाओ, भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओ, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऊपर लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये देखिए, ये मैंने यहां पे क्या लिखा है, आर लिखा है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या बताई थी मैंने, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही तो बताई थी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव प्लस बीन। तो आर को हटा के हमको यहाँ ऑल ऑफ अस सभी है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो इसमें क्या यूज करेंगे, हैव बीन। ठीक है, तो जो ये दो सेंटेंस मैंने लिखे थे, इन दोनों के अलग अलग मीनिंग थे। भाई यहाँ पे तो फॉर के लिए का मीनिंग साउंड निकाल रहा है, और यहाँ फॉर से के लिए निकाल रहा है। सिर्फ सेंटेंस में एक चीज समझो कि यदि कहीं पे भी फॉर या सिंस, पूरा सेंटेंस देखो,
और आपको कहीं पे भी फोर या सिंस दिख रहा है तो बस हमको क्या देखना है कि वो से का मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि वो से का मीनिंग दे रहा है और साथ में उसमें आईएनजी लगा है तो उससे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना जरूरी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तीनों की हेल्पिंग वर्ब देखनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज करनी है। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे मैंने ये लिखा है कि टाइम एक्सप्रेशन प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने दो एग्जांपल समझाए तुम्हें, फर्स्ट एंड सेकंड। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ में आया कि यदि फोर जो फोर है यदि वो टाइम एक्सप्रेशन मतलब टाइम एक्सप्रेशन की फॉर्म में यूज हो रहा है, भाई ये यहां पे इसने मीनिंग किसका दिया? से का। मतलब जब भी फोर से की मीनिंग देगा, जब भी फोर से की मीनिंग देगा और टाइम एक्सप्रेशन होगी तो उसके जो टेंस है 100 के 100% या तो वो परफेक्ट में आएगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा 100%। अभी चेंज किया ना हमने, भाई यहां पे फोर था, मीनिंग दिया इसने से का मीनिंग देते ही हमने आर को क्या कर दिया? हैव बीन में चेंज कर दिया। चेंज करने से क्या हुआ कि जो ये फोर है ये टाइम एक्सप्रेशन की तरह यूज हुआ। कभी भी सेंटेंस के अंदर फोर दिखे और वो एज ए टाइम एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, मीनिंग दे रहा है से का, तो वो टेंस या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसी तरीके से इसका दूसरी चीज मैं बताऊं, यदि फोर है मीनिंग दे रहा है वो के लिए का, किसका? के लिए का, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो कहीं में आएगा, या तो आएगा इंडेफिनिट में, या आएगा परफेक्ट। तो ये आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आ गया। कौन सा बचा? या भाई चार पार्ट होते हैं ना, एक तो इंडेफिनिट, एक कॉन्टिन्यूअस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई दो आ गए हमारे, परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो एक तो इंडेफिनिट बचा और दूसरा क्या बचा? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बस ये चीजें बतानी थी इसमें कि कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर फोर या सिंस मिले, मीनिंग दे वो किसका? से का। जब भी से का मीनिंग देगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को हमको कहीं में चेंज करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी कि टेंस होते क्या है, टाइम क्या होता है। अभी तक क्या बताया भाई? टेंस क्या होता है, कितनी कैटेगरीज होती है, कैसे कैसे उसको हम यूज़ करते हैं और कौन कौन से उसमें टेंसेस यूज़ होते हैं। और उसी के साथ मैंने उसके बाद क्या बताया है कि आपको कौन कौन से टेंस हमें पढ़ने हैं। तो इसी के साथ हमारे 6 टेंस तो हो गए कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस वाले। भाई 6 टेंस हो गए ना, कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 6 टेंस हमारे क्या हो गए? क्लियर हो गए। सिर्फ हमको जो मैंने पहले चार्ट बनाया था, एक तरफ कॉन्टिन्यूअस वाले, एक तरफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज हो रही है। तो इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब 6 टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 6 बचे हैं। अब हम टेंस पढ़ते हैं इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट। कौन से वाले का? प्रेजेंट का। तो एक तरफ मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ लिखा प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था कि मैं आपको इंडेफिनिट के साथ परफेक्ट मैच करके पढ़ाऊंगा, उसको कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा कि कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट होंगे। कॉन्टिन्यूअस के एक साथ पढ़ा दिए कि कॉन्टिन्यूअस कौन कौन से टेंसेस होते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम उसमें यूज करते हैं। अब पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
एक तरफ मैंने लिख दिया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे सारे कंप्लीट हो गए 6 के 6। इसके बाद अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा इंडेफिनिट को परफेक्ट के साथ कोरिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस में मैंने क्या बताया था, कभी भी हैबिट की बात होगी या रेगुलर एक्शन की बात होगी जो बार बार रेगुलर चेंज हो रहा है, बार बार रेगुलर हो रहा है, या रिपीटेड एक्शन होगा। रिपीटेड एक्शन भी क्या होता है, जो बार बार दोहराया जाता है डेली डेली डेली। या कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, मतलब हमारे रीति क्या है। और यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि ये कहीं भी दिखेगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। एग्जाम्पल से समझो, रेगुलर एक्शन को यदि एग्जाम्पल से समझो, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ तो मेरा क्या है, रेगुलर एक्शन है, डेली हर डेली का काम है तो वो रेगुलर एक्शन होगा। रिपीटेड एक्शन भी क्या हो गया, ये एक तरह क्या होगा, मेरी हैबिट में आ गया, रिपीट हो रहा है वही काम। कस्टम, कस्टम का मतलब एक तरह से रीति या रिवाज, या हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मैं कह लूँ कि हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, कस्टम में। इस टाइप के जो जितने भी सेंटेंस होते हैं हमेशा इंडेफिनिट में बने। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य जैसे एग्जाम्पल से समझाऊँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सन होता है वो कहाँ निकलता है, ईस्ट में। तो ये होगा इंडेफिनिट टेंस। अब मैं इसकी थोड़ी सी चीज़ें बताऊं कि हम इसमें वर्ब कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब यूज करेंगे, इज यूज्ड विद, जब हमारा सब्जेक्ट या तो ही होगा या सी होगा या इट होगा। जब कभी भी हमारे सेंटेंस के अंदर ही, सी या इट मिले तो हमको क्या करना है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, ठीक है। या सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मिले, या सिंगुलर प्रोनाउन, या सिंगुलर प्रोनाउन मिले, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है कि जैसे मैं अपना ही नाम लिख दूं रोहित, तो क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन को कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे दिस, दैट, नो वन, एनी वन, एक्सेट्रा। कभी भी ये वर्ड यदि आएंगे, दिस, दैट, नो वन, या सिंगुलर नाउन आएगा, कोई भी नाम को, नाउन को सिंगुलर होना चाहिए। जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, सिंगल है तो क्या है, सिंगुलर नाउन, लेकिन बॉयज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो उस फॉर्म में हमको क्या यूज करना है, उस फॉर्म में यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वो किसके साथ यूज होगा, यूज्ड विद, जब हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा। प्लस अब ये सिंगुलर नाउन था तो ये क्या होगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। और यहाँ पे ये सिंगुलर प्रोनाउन था तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, समझ आएगा। मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि हमारा सब्जेक्ट आई दे दिया, वी दे दिया, यू दे दिया या दे दिया, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो बॉयज लिख सकते हैं, बहुत सारे लड़के। प्लूरल प्रोनाउन का दिस, दिस को क्या लिखते हैं, दिस का दीज, दैट का दोज, ये तो लिखते हैं। तो ये हमेशा
ये क्या हो गए, प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए तो उसके साथ हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बची, ये तो हमने जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यूज किया है, ये हमको यूज करनी है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के अंदर। लेकिन यदि हमारा निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव आ जाए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ आया। जब भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो उसमें हमें रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट या तो इनमें से होगा ही सी इट, या सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा। यदि लेकिन एस या एस कब नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट होंगे आई वी यू दे, या प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, या प्लूरल प्रोनाउन दीज और दोज, उस केस में हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है सिर्फ। और निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंस की बात करूं तो उसमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज करनी है। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट यदि मैं बात करूं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक्शन, एक्शन जस्ट डन, मतलब कि जो एक्शन है, जो हमारा कार्य है वो अभी खत्म हुआ, जस्ट अभी खत्म हुआ हो, तब हमें उसको परफेक्ट में लेना है, ठीक है। या दूसरी मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, एक्शन नॉट डन यट, मतलब अभी कार्य अभी तक खत्म ना हुआ हो, तब भी ले सकता हूं। अब ये देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने जब स्टार्टिंग में लिखा था प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज या हैव। अब ये देखिए, हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज किसके साथ यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे जब हमारे पास ये होगा, ये होने का मतलब हमारे पास ही होगा, सी होगा या इट होगा या सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर प्रोनाउन होगा, तो हम यूज करेंगे हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम सेंटेंस के अंदर आई वी यू दे और प्लूरल प्रोनाउन यू आएगा तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट कैसे हुआ है भाई, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या सिंगुलर कोई भी नाउन आएगा या सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो हमेशा वहां पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रही है। इंडेफिनिट में, परफेक्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट यदि हमारे पास आई वी यू या दे दिया है, साथ में प्लूरल नाउन दिया हो या प्लूरल प्रोनाउन दिया हो, तो उसके साथ इंडेफिनिट में तो हम यूज करेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे क्या यूज करेंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इंडेफिनिट में क्या चेंज है कि निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमको क्या यूज करना होता है, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी चीजें समझ आई हो तो मैं इसको एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसको थोड़ा कुछ नहीं, आपके जो भी एग्जाम होंगे उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार एक ही चीज आपको रिपीट कर रहा हूं कि इंट्राचेंज के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ आपको इतनी रखनी है कि नॉलेज कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के अंदर हमको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इसकी, एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ, एक इसका और एक दो इसके। माई ब्रदर गोज फॉर ए swim in
द इवनिंग्स। ठीक है, मैंने क्या लिखा, माई ब्रदर मेरा भाई गोज मतलब जाता है फॉर ए स्विम तैरने के लिए इन द इवनिंग्स शाम को, मेरा भाई शाम को तैरने के लिए जाता है। मैंने यहाँ क्या लिखा, इवनिंग्स मतलब डेली, हर शाम को वो तैरने के लिए जाता है। जब ये डेली जा रहा है तो इसका मतलब वो उसका रिपीटेड एक्शन हो गया, रिपीटेड एक्शन हो गया भाई। जब डेली जा रहा है तो वो रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो क्या आ गया, गोज। मैंने क्या बताया था, जब सिंगुलर नाउन होगा, भाई माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर नाउन, भाई मेरा भाई मतलब एक सिंगल ही तो है, तो मेरा भाई सिंगुलर जब नाउन होगा तो उसके साथ क्या बताया था, SEIS। यदि ये होता माई ब्रदर्स मेरे भाई तो सिर्फ आता गो। गो क्यों आता, क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म हो जाती। ये सिंगुलर है तो SEIS लगेगा, इधर लिखा था ना कि जब सिंगुलर होगा तो SEIS लगेगी और प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसलिए ये गोज हुआ है। और इवनिंग्स की वजह से डेली रिपीटेड एक्शन हो रहा है तो इसलिए वो हमने इसको इंडेफिनिट में हमने इसको लिखा। दूसरा, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। ठीक है, अब ये देखिए, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। मैंने क्या लिखा, 15 अगस्त। मैंने बताया था कस्टम लिखा था, तो कस्टम है तो उसकी वजह से ये क्या आया, सेलिब्रेट। ये हमारा कस्टम है ना, तो कस्टम होने की वजह से ये क्या आ गया, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वी लिया है, वी क्या होता है, प्लूरल, और प्लूरल होने की वजह से सेलिब्रेट। किसी कारण ये ही होता, ही सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त, तो इसका मतलब ही आता तो सिंगुलर फॉर्म होती, सिंगुलर होती तो सेलिब्रेट्स आ जाता, लेकिन वी होने की वजह से ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म है तो सेलिब्रेट आया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो एग्जाम्पल थे जिससे आपको समझ आया होगा कि रिपीटेड एक्शन या कोई कस्टम या यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं इसी को लिख दूं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये द सन है तो सिंगुलर है तो राइजेज यस लग गया, प्लूरल होता तो क्या होता, उसमें SEIS न लगता, सिंपल क्या आता, सिंगुल एक क्या आती बताओ भाई, सिंगुलर है तो SEIS लगा रहे, प्लूरल है तो SEIS नहीं लगाएंगे। अब परफेक्ट का भी मैं बता देता हूं, आई हैव जस्ट डन या आई हैव जस्ट टेकन फूड। मैंने अभी खाना खाया है, मैंने लिखा आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैंने जस्ट अभी खाना, जस्ट का मतलब होता है अभी। मैंने इधर लिखा था ना एक्शन जस्ट डन, मतलब कार्य जस्ट अभी हुआ हो तो वो परफेक्ट में बनेगा, और एक्शन नॉट डन येट तब भी परफेक्ट में बनेगा। तो इसीलिए आई हैव जस्ट टेकन फूड, मैंने अभी खाना खाया है, तो ये किस में बन गया, परफेक्ट में। तो परफेक्ट की हमको क्या हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, हैज या हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेकन आया ना, तो मुझे उम्मीद है कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप साथ के साथ जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी सेंटेंस कर सकते हैं, और नहीं होने की कंडीशन में आप उसको हमको कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ प्रेजेंट हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया, पास्ट। एक तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और इधर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। मैंने बताया ना कि भाई दो के कोरिलेशन में चलेगा, एक तरफ क्या है पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ है पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या डिड
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डिड है, ये कब यूज होगी? जब सेंटेंस या तो निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा। ठीक है, जब निगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो सिंगल एक्शन में, मतलब सिंगल एक्शन का मतलब एक काम होने के लिए हम परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब एक काम होगा, मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं शाहपुर गया, मतलब मैं कहाँ गया? शाहपुर, तो एक ही तो काम किया, तो उस एक काम के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसकी दो फॉर्मेट हो गई, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आ रही है तो वो किस सेंस में आ रही है? तो निगेटिव में या इंटेरोगेटिव में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी? जब वो असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब जैसे ही है पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट, बीता हुआ समय। इसका जो ये है ना पास्ट इंडेफिनिट, इसका भी पुराने वाला जो बीता हुआ भूतकाल जो समय होगा उसको बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें एक चीज और है, अब उसमें तो हम सिंगल एक्शन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे? डबल एक्शन। इसमें हमेशा दो काम होंगे। ठीक है, दो काम होंगे। जो वे दो काम होंगे, जो उसमें पहला एक्शन होगा, जो पहला एक्शन होगा उसको हम किस में बनाएंगे? किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो दूसरा एक्शन है, जो दूसरा एक्शन है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब जो इतना डीपली आपके पेपर में नहीं आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, सिंपल आपको क्या पता होना चाहिए अभी कि आपकी इस टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और दूसरा एक्शन जो बाद में हो रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बने। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से थ्रू बताऊं, मैं लिख देता हूं एग्जांपल, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सिंपल मैं एग्जांपल लिखूं, आई रोट ए लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। अब लिखा तो ये रोट क्यों क्या आ गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये क्या होगा? मैंने एक पत्र लिखा, तो इसका मतलब पत्र लिखा, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब एक पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को हमने समझा कि पास्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, पहले एक्शन को हम कहीं में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड वाले को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ही wanted to know why she did not attend the class yesterday। अब देखिए, मैंने दो कार्य लिख दिए। दो कार्य क्या लिखे? ही मतलब वह वांटेड चाहता है, टू नो जानना, भाई मतलब वह जानना चाहता है। ये तो एक सेंटेंस हो गया। भाई क्यों?
शी डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, कि उस कल लड़की ने क्लास अटेंड क्यों नहीं की थी। दो काम हो गए कि एक तो लड़की ने क्लास अटेंड नहीं की, और दूसरा काम हो गया कि एक लड़का जानना चाहता है कि भाई उस लड़की ने कल क्लास अटेंड क्यों नहीं की। दो काम हो गए। अब देखिए इसमें पहला काम और दूसरा काम कैसे समझेंगे। भाई एक बात बताओ, ये लड़का कब जानना चाहेगा कि लड़की ने क्लास अटेंड क्यों नहीं, जब वो अटेंड नहीं करने की। तो इसका मतलब पहले काम क्या हुआ होगा, उसने अटेंड नहीं करी क्लास, उसी के बाद तो वो जानना चाहेगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस, पहला एक्शन क्या हुआ, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। सेकंड एक्शन क्या होगा, ही वांटेड टू नो। मैंने उधर क्या लिखा हुआ है कि जो पहला एक्शन होगा वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन किस, जो दूसरे वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये देखो इसमें वांटेड लगा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ठीक है पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन यो पहले वाला ये डिड नॉट नहीं आएगा। क्यों, डिड नॉट किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। भाई डिड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन हमें फर्स्ट वाले को किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की ये तो होती हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंपल सा हमको यहां से इसको डिड को हटाना है और यहां क्या लगा देना है, हैड। ठीक है, समझ आया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में एक एक्शन होता है और पास्ट परफेक्ट में दो काम एक साथ होते हैं। दो काम हो रहे हैं तो पहला काम पास्ट परफेक्ट में बनेगा, दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, एक सिंगल काम होगा। जैसे मैंने लिखा ना कि आई रोट ए लेटर, मैंने सिर्फ एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा मतलब एक काम हुआ, तो एक काम हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, दो काम हुए तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चीजें समझ आ रही होगी। तो अब हमारे पास 6 तो कॉन्टिन्यूअस टेंस थे, वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट 2 वे हो गए, कितने हो गए, 6 और 2 8। अब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कितने हो गए, 10। अब कौन से बचे हैं, 2 सेंटेंस और बचे हैं, 2 टेंस और बचे हैं जिनको हमें को समझना है। उसके बाद हम थोड़े इसके क्वेश्चंस ले लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, और फिर इस सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या आया, ये आया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इधर क्या आया, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, समझ आ गया क्या आ गया, एक तरफ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, एक फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है ये किस लिए यूज होता है, भाई डिनोट्स करता है एक्शन टू बी डन इन कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में कार्य हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर इंडेफिनिट को। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जो फ्यूचर परफेक्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है किसी कार्य को, एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेड होता है कि कार्य कंप्लीट होगा, मतलब हमको पॉसिबिलिटी होती है कि इतने टाइम में वो खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें एक तरह से मैं बात करूं तो इसमें टाइम बाउंड आएगा। टाइम बाउंड का मतलब दे देगा कि इतने समय में ये कार्य खत्म हो जाएगा। भाई मैं कहने लगूं कि मैं आने वाले 10 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, तो मतलब एक टाइम बाउंड हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई 10 दिन के अंदर हमारा जो चैनल है आपका बीटीसी 4th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस करा देंगे, तो एक टाइम बाउंड हो गया। टाइम बाउंड हो गया तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या यूज करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव यूज की है,
इस सॉरी विल या शैल यूज की है, इसमें विल हैव या शैल हैव प्लस जब भी हैव आएगा तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और इसमें जब भी टाइम बाउंड देगा तो उसके लिए या तो बाई दे देगा या बिफोर, ठीक है। बाई तक, इसका मीनिंग होगा तक। कभी भी आपको फ्यूचर टेंस दिखे और इसमें से ये दो वर्ड दिखे, बाई या बिफोर, बाई या बिफोर दिखे साथ में फ्यूचर टेंस हो, तो इसका मतलब समझ जाना वो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो टाइम बाउंड किससे करेगा वो, बाई या बिफोर से, बाई या बिफोर से टाइम बाउंड कर देगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, बल्कि दो लिखता हूं, दोनों समझ आएंगे आपको, उससे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों समझ आएंगे। आई शैल रिवाइज दीज टॉपिक्स नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्या लिखा मैंने, आई शैल रिवाइज दीज लेसन्स, क्या लिखा, नेक्स्ट वीक। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आई शैल रिवाइज दीज टॉपिक्स, बस नेक्स्ट वीक से पहले मैंने बाई नेक्स्ट वीक यूज कर लिया, ठीक है। क्या यूज किया मैंने, दो सेंटेंस एक तरह के लिखे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है, बाई का, बाई का चेंज किया है। बाई का जब चेंज किया है तो बाई मैंने क्या बताया, तक, मतलब वो टाइम बाउंड हो गया, टाइम बाउंड हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो हम क्या यूज करेंगे, विल हैव। क्वेश्चन दोनों सेंटेंस एक जैसे है, आई शैल रिवाइज दीज टॉपिक्स, बस इतना थोड़ा सा अंतर हुआ है इसमें बाई का। बाई लगाने से ही वो समय टाइम बाउंड हो गया, वो जो समय था वो बाउंड हो गया, और बाउंड होने से हमको समझना है कि वो कौन सा बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बनेगा तो हमको इस शैल को हटा के, इस शैल को हटा के इसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, शैल हैव, ठीक है। क्या यूज करेंगे, शैल हैव, और क्या यूज करेंगे, शैल हैव। यहां पे तो हम शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते, तो इसका मतलब अब इस रिवाइज को हमको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड, ठीक है। अब ये दो सेंटेंस से ही आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी और फ्यूचर परफेक्ट भी समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया, कि विल या शैल कहाँ यूज करना है और विल हैव या शैल हैव हमें कहाँ यूज करना है। कहीं पे भी हमको बाई दिखे या बिफोर दिखे, जहाँ पे टाइम बाउंड की यदि बात आ रही है, टाइम बाउंड कर रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करने का मतलब है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जितनी चीज़ें अभी इस सेशन में बताई है कि आपको समझ आई होगी। टेंस के जितने भी पार्ट्स हो सकते थे, अब इसमें हम डीपली भी जाएंगे, बट अब आपके एग्ज़ाम में इतना डीपली नहीं आता, ये बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो हमको क्या करना है, उसे डीपली पढ़ने के लिए आगे आप टेट दोगे या सुपर टेट दोगे, तो उसमें हम आपके हर एक टॉपिक बहुत डीपली पढ़ाएंगे। कोई भी एक टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट ही टेंस है, तो हम इसको बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, तसल्ली से, हर एक टाइप्स, हर एक इसके सेंटेंस सब कुछ समझाएंगे। बट आपके लिए अभी एग्ज़ाम देना है फोर्थ सेमेस्टर का, तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप इतना भी समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर किस टाइप का भी सवाल आ जाए टेंस से रिलेटेड, आप इजीली उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी, टेंस कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है। सबसे मेन चीज़ है कि जो मैंने आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टाइम एक्सप्रेशन फॉर या सिंस प्लस से की यदि वो मीनिंग दे रहा है
तो हमको उसको कहीं में चेंज करना है। टाइम एक्सप्रेशन हो प्लस कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो हमको उसको कहीं में चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि वो प्रेजेंट में दिया हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब चलो थोड़े इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लेते हैं। रोक दे। अभी हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस क्या होते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करना होता है, और कौन कौन सी उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंजंक्शन। ठीक है, तो अब मैं इधर टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये एग्जाम्पल नहीं बल्कि ये आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम यदि हमें देना होता है तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको हम किस तरीके से करना है। तो इसी तरीके से जो मैंने इधर टेंस के और इधर कंजंक्शन के मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, ये आए हैं आपके बीटीसी 4th सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो हम इनको सोल्व करते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपको कंजंक्शन कितना समझ आया कल क्लास हुई थी, और टेंस जो आज पढ़ा है वो कितना समझ आया। ठीक है, चलो पहले हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ही इज रीडिंग द रामायण। तो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ था पेपर के अंदर, ही इज रीडिंग द रामायण, और इसको चेंज करना था हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसका मतलब आईएनजी तो लगा है, सिर्फ हमको क्या करना है, इस इज को हटाना है। ठीक है, इस इज को हटाना है और इसकी जगह या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। हैज या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मैंने जब बताया था कि जब भी ही होगा या सी होगा या इट होगा तो वो सिंगुलर फॉर्मेट में होगा, तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा, हैज बीन। ठीक है, तो चेंज होने के बाद सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज बीन रीडिंग द रामायण। ठीक है, तो ये आपका पहला सेंटेंस था। सेकंड सेंटेंस, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं पूरी वीडियो में एक ही चीज बोल रहा हूं, कभी भी आपको फॉर दिखे और उसमें आईएनजी लगे और मीनिंग दे रहा हो से का, तो वो कहीं में आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मतलब टेंस तो ठीक है लेकिन हमको इसको चेंज करना है। चेंज किस में करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, या तो उसमें हम वॉज यूज करते हैं या वर यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बस कुछ नहीं करना, इस वाले पोर्शन को इसको हटाना है। मोहन सिंगुलर फॉर्म में है तो वॉज। ठीक है, मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये आपका सेकंड सेंटेंस था। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। दोबारा से फिर देखो, मैं बार बार बोल रहा था कि फॉर या सिंस, मैंने इतना इस पे जोर क्यों दिया है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा लेना, सबसे ज्यादा आपको जो मिलेंगे फॉर या सिंस के मिलेंगे। 2 क्वेश्चन रिपीट हुए आपके एग्जाम में, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फॉर दिया है साथ में आईएनजी लगा है तो इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, सीधी सी बात है। इसने किस में कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसका मतलब हमें को इसको इसको हटाना है और यहाँ पे हैज बीन ऐड करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका थर्ड सेंटेंस था। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सी हैड डांसिंग फॉर 2 hours। अब देखिए मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, 4 में से 3 में फॉर आया है। ये देखिए 3 सेंटेंस आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के है उसमें 3 में फॉर दिया हुआ है।
तो इसलिए जो मैंने बॉक्स करके बनाया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन चेंज इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बार बार देखिए, वीडियो को पॉज करके बार बार देखना ताकि आपको समझ आए कि टेंसेस होते क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फॉर दिया है, 2 आवर्स दिया है, फॉर का मतलब से। जब ये से दे दिया तो हमको यहां कहीं में चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, तो इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन। सिंपल सा, सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसमें बीन ऐड हो गया। तो ये थी आपकी टेंस की जो प्रॉब्लम्स समझ लो, या आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं ये वो थे। इसी टाइप से आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व कीजिए, सेंटेंसेस देखिए, बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या आपके पास मॉडल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये सेंटेंस हमारे समझ नहीं आ रहा है या ये नहीं होगा, तो हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब कंजंक्शन कल पढ़ा था, थोड़ा सा कंजंक्शन के बारे में देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइदर कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। मैंने क्या बताया था, एक पेयरिंग वाला बताया था कि पेयरिंग याद करनी है। क्या है, आइदर आया है तो आइदर के साथ और आना है। ठीक है, पेयरिंग मैंने बताई थी कि पेयरिंग याद कर लीजिए। पेयरिंग याद हो गई तो सारे कंजंक्शन के सारे आपके प्रॉब्लम सब सोल्व हो जाएंगे। दूसरा, ही वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। मतलब मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, मैंने बताया था कि जब अपोजिट सेंस होगी तो उसमें क्या क्या बताया था, बट येट स्टिल नेवरदलेस ऑल्दो दो। बट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बट। भाई जब हम उसने फिर भी, लेकिन, तो वह वर्क हार्ड किया लेकिन फिर भी फेल हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा। तो जितने भी आपको प्रीवियस क्लास में आपको कंजंक्शन के बारे में पढ़ा है उसको एक बार और वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कितने जल्दी आपसे सोल्व हो जाएंगे। तीसरा, अब ये देखिए फिर आइदर आ गया, पेयरिंग से क्वेश्चन है तो आइदर है तो क्या आएगा, और आ जाएगा। 4th देखिए, ही इज ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा प्लेयर है, बट ए बैड स्टूडेंट। क्या आएगी, एक दूसरे के अपोजिट सेंस आ गई तो क्या आएगा, बट आ जाएगा। लास्ट, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन लेफ्ट। मैं ये दोबारा से फिर क्वेश्चन किस चीज का आ गया, फिर पेयरिंग का आ गया। मैंने क्या बताया था, जब भी हार्डली या स्कार्सली आ जाएगा तो उसके बाद क्या यूज करना है, वैन। क्या यूज करना है, वैन। और हार्डली स्कार्सली की जगह नो सूनर आ जाए, नो सूनर आ जाए तो नो सूनर के बाद करते हैं देन। ठीक है, तो आपको जो कंजंक्शन के जो टॉपिक कराया था, कंजंक्शन वाला टॉपिक, तो उसमें आपको दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए कि पेयरिंग जरूर याद कर लीजिए। पेयरिंग आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। कोई भी टॉपिक, कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप इजीली वे में उसको सोल्व कर पाओगे। और इसी तरीके से आज जो टॉपिक कवर किया है वो है कौन सा, टेंस। तो टेंस में भी फोकस करना है आपको टाइम एक्सप्रेशन के ऊपर। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं और इसी तरीके से कंजंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी समझ आए होंगे कि कैसे हम सोल्व किए, कैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, कंजंक्शन के भी और टेंस के भी। अब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक कंजंक्शन और एक टेंस, 2 कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भी चलेगा आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को, इससे प्रीवियस वीडियो को आप देखिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही हो, या वीडियो के अंदर जो मैंने लिखा है वो ना समझ आ रहा हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये सेशन आज का जो हमने आपका लिया है, ये आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और हम पूरी टीम आगे से आपके लिए बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे, जिससे आपकी जल्द से जल्द वैकेंसी आए, जल्द से जल्द आपका अपॉइंटमेंट हो, जल्द से जल्द आप टीचर बने। ठीक है, तो इसी के साथ
मैं रोहित बालियान आज इस सेशन को ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।